वीवर जस्ट इमेजिन फ्यूचर में जाकर हम इंसानों का दिमाग बहुत ही ज्यादा छोटा और आईक्यू लेवल 0 हो जाए। सभी इंसान बच्चों की तरह सोचने लगे थे, लेकिन इन सारी चीजों का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा ये पॉसिबिलिटी तो सोचने पर ही डरा देती है। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स का एक ग्रुप दिखाया जाता है जो बात कर रहे थे अपने जाबाज और बहादुर सोल्जर्स की, जो अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं, लेकिन अब किसी भी देश से लड़ाई ना होने की वजह से वो अपने उन सोल्जर्स का यूज कर ही नहीं पा रहे थे। लेकिन जब कई सालों बाद वॉर स्टार्ट होगी तब ये सारे सोल्जर्स बूढ़े हो चुके होंगे, इसीलिए इस बात का सोल्यूशन निकालने के लिए मिलिट्री वाले एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट में उन जाबाज सोल्जर्स को एक स्लीपिंग चैम्बर में बंद कर दिया जाता था और अब कई साल बीतने के बाद भी उनकी उम्र नहीं बढ़ेगी और अब फ्यूचर में होने वाले वॉर के टाइम पर उन सोल्जर्स को उठा दिया जाएगा। लेकिन अभी इस एडवांस एक्सपेरिमेंट पर टेस्टिंग ही की जा रही थी। हालांकि मिलिट्री वालों ने ये टेस्ट जानवरों पर कर लिया था, लेकिन इंसानी एक्सपेरिमेंट अभी भी बाकी होता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो लोग बैन नाम के एक सोल्जर को सेलेक्ट करते हैं। बैन का आईक्यू लेवल तो बहुत ही ज्यादा कम था। बैन को तो नॉर्मल सवालों के जवाब भी नहीं आते थे। पूरे मिलिट्री फोर्स में सबसे नाकारा और बेदिमाग बैन ही होता है और तो और बैन के कोई भी माँ बाप और रिश्तेदार भी नहीं थे, इसीलिए बैन को बिना उससे पूछे इस एक्सपेरिमेंट में शामिल कर लिया गया था। मिलिट्री वाले रीटा नाम की एक प्रोस्टिट्यूट को भी इस एक्सपेरिमेंट में शामिल करते हैं और अब उस स्लीपिंग चैम्बर में बैन और रीटा साथ में जा रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से वहाँ पर पहली बार मिले थे और अब बिना टाइम वेस्ट किए उन दोनों को ही स्लीपिंग चैम्बर में डाल दिया जाता है। इस बात को कई साल बीत गए थे, लेकिन अब गवर्नमेंट वालों को इस सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल जाता है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट इलीगल तरीके से कंडक्ट किया जा रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट ने तुरंत ही एक्सपेरिमेंट को रोक दिया। एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सारे सोल्जर्स को जॉब से निकाल दिया जाता है। अब तो वो सीक्रेट लेबोरेटरी भी तोड़ दी गई थी जिस स्लीपिंग चैम्बर के अंदर बैन और रीटा मौजूद थे। उन दोनों को तो कोई भी नोटिस ही नहीं करता और अब वो दोनों इसी तरीके से जमीन के अंदर स्लीपिंग चैम्बर में पड़े रहते हैं। इसके बाद टाइम बीतते ही जा रहा था। अब तो लगभग 500 साल बीत चुके थे। समय होता है 2505 का और अब तक जहां इंसानों की इंटेलिजेंस बढ़ने वाली थी वो लगातार कम होती चली जाती है। इंसान तो एकदम से मूर्ख बन चुका था। सभी का आईक्यू लेवल काफी ज्यादा कम हो जाता है क्योंकि इंसानों ने अपने मानसिक विकास पर ध्यान ही नहीं दिया था और अब पृथ्वी पर जो भी इंसान मौजूद थे वो एकदम 5 साल के बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। डेवलपमेंट ना होने के कारण चारों तरफ कूड़ा कचरा फैल चुका था। सारी बिल्डिंग्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब हमारा अर्थ तो पूरा कचरे का ढेर लग रहा होता है। इंसानों को सिर्फ खाना पीना और सोना ही आता था। अब यहाँ बहुत सारे कचरे के पहाड़ों के बीच हमें वो 2 स्लीपिंग चैम्बर दिखाए जाते हैं जिसके अंदर बैन और रीटा मौजूद थे। बैन का स्लीपिंग चैम्बर तो लगातार कचरे से होते हुए एक घर के अंदर जाकर गिर जाता है। वहाँ पर तो माइक नाम का एक आदमी बड़े मजे से टीवी देख रहा था। अब बैन अपने स्लीपिंग चैम्बर में से बाहर निकल गया था। बैन को बहुत ही ज्यादा थकान महसूस होती है क्योंकि बैन स्लीपिंग चैम्बर में से 500 साल बाद उठा था। बैन वहाँ पर मौजूद माइक नाम के एक आदमी से पूछता है कि क्या वो मिलिट्री बेस पर है कि नहीं। माइक शॉक होकर कहता है कि कैसा मिलिट्री बेस, और अब उसने बैन को उठाकर अपने घर से बाहर फेंक दिया था। बैन तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि चारों तरफ हो क्या रहा है। अब तो वो सड़क के सामने खड़े हुए कुछ लोगों से बातें करने चले गया था, लेकिन जैसे ही बैन उन आदमियों से कुछ बोलता है तब वो बैन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगे थे क्योंकि बैन उनसे काफी फॉर्मल बातें कर रहा था। जैसा कि हमें पता है कि अब इस पूरी दुनिया के इंसानों का दिमाग का विकास एकदम कम हो गया है और अब सभी इंसान बातें बहुत ही बुरी तरीके से करते थे। उनके जुबान पर बाप, माँ और बहन की गालियां तो मौजूद ही होती थी। सच में अब बैन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसे लग रहा था कि इतने दिनों तक स्लीपिंग चैम्बर में मौजूद होने की वजह से उसे हेलुसिनेशन आने लगे हैं। इसीलिए बैन अपना इलाज कराने के लिए पास ही वाले हॉस्पिटल में चला जाता है। डॉक्टर के पास आकर बैन ने उसे सारी चीजें बता दी थी कि वो एक सोल्जर है और वो मिलिट्री के एक एक्सपेरिमेंट में काम कर रहा था। यहाँ तक कि वो डॉक्टर भी बैन से काफी अजीब तरीके से बात कर रहा होता है। लेकिन जब बैन की नजर कैलेंडर के पास जाती है तब उसे पता चला कि 2505 का समय चल रहा है, यानी कि अब पूरे 500 साल बीत चुके थे क्योंकि बैन ने जब मिलिट्री वालों के साथ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था तब 2005 का टाइम चालू था। बैन को इन सारी बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा होता। लेकिन जब बैन ने खिड़की से बाहर देखा तब वो एकदम शॉक रह गया था। उसने देखा कि चारों तरफ एकदम से तबाही मची हुई है। देश की इकोनॉमी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। वहाँ पर तो कोई भी बिल्डिंग दिख ही नहीं रही थी। अब वो पागल डॉक्टर बैन का इलाज करने के लिए उसके हाथ को स्कैन करने के लिए कहता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो डॉक्टर बहुत ही तेजी से चिल्लाने लगा था क्योंकि बैन के हाथ पर कोई भी बार कोड नहीं होता। दरअसल इस दुनिया में
सभी इंसानों के हाथ पर एक ऐसा कोड लिखा हुआ होता है जिससे उनकी जानकारी मिल सके, लेकिन बेन के हाथ पर ये बार कोड था ही नहीं। अब ये सारी बातें पता चलने के बाद बेन को कोर्ट में लाया जाता है। बेन का वकील और कोई नहीं बल्कि माइक होता है और अब विरोधी टीम का वकील जज को ये बताने लगा था कि बेन ने सबसे पहले हॉस्पिटल का बिल नहीं दिया और तो और उसके हाथ पर बार कोड मौजूद ही नहीं है और ये बात इस टाइम पर सबसे बड़ा गुनाह माना जाता था। लेकिन अब माइक बोलने के लिए खड़ा हो जाता है। बेन को लग रहा था कि माइक उसे बचा लेगा, लेकिन अब माइक भी बेन के अगेंस्ट ही बोलना चालू कर देता है। माइक ने जज से कहा कि बेन ने मेरा पूरा घर डिस्ट्रॉय कर दिया और मुझे टीवी देखने से इंटरप्ट किया। हालांकि बेन अपनी सफाई देते हुए सारी बातें जज को बता रहा था, लेकिन बेन की बातों का कोई भी भरोसा नहीं करता। जज के साथ साथ वहाँ पर मौजूद सभी लोग बेन पर हंसने लगे थे और अब बेन को उसके इस अपराध के बदले जेल में डालने की सजा दे दी जाती है। वो लोग तो बेन को हथकड़ी पहना के नहीं बल्कि उसके गले में पट्टा डालकर लेके जा रहे थे, मानो कि बेन उनके लिए एक कुत्ता हो। अब बेन के हाथों पर एक मशीन के अंदर डालकर बार कोड प्रिंट किया जा रहा था। इसके बाद बेन का नाम QR कोड में रजिस्टर हो जाता है। बेन को अब कुछ भी नहीं समझ रहा होता, इसीलिए वो तुरंत ही मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ रीटा भी अपने स्लीपिंग चैम्बर में से बाहर निकल गई थी, पर वो फिर से अपना प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस चालू कर देती है। रीटा को जरा भी आइडिया नहीं था कि अब पूरे 500 साल बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ रीटा ने नोटिस कर लिया था कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा बुद्धू हैं। रीटा सबसे पहले उनसे पैसे ले रही थी और उन्हें 10 दिन बाद सर्विस देने के लिए कह रही थी। इस तरीके से रीटा को पैसे भी मिल जा रहे थे और उसे कुछ करना भी नहीं पड़ रहा था। रीटा के पास काफी ज्यादा पैसे आने लगे थे। वहीं पर बेन भागते भागते माइक के घर पर आ जाता है। बेन माइक को बता रहा था कि वो 2005 से आया है और अब वो माइक से एक टाइम मशीन के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि अगर टाइम मशीन मिल गई तब बेन अपने टाइमलाइन में वापस चला जाएगा और तब वो वहाँ से माइक के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर देगा। वो पैसे इस जमाने में कई लाखों करोड़ों पैसे के बराबर थे। माइक ये बात सुनकर रेडी हो जाता है बेन की मदद करने के लिए, इसीलिए माइक बेन को टाइम मशीन की तरफ लेकर जाने लगता है। बेन को रास्ते में रीटा भी मिल गई थी, इसीलिए वो उसे भी अपने साथ ले लेता है। माइक बेन को एक इलेक्ट्रिक मार्केट में लेकर आ गया था जहाँ पर टाइम मशीन मौजूद थी, लेकिन अब वहाँ पर मौजूद एक मशीन ने बेन के बार कोड को स्कैन कर लिया था, जिससे कि पुलिस वालों को ये बात पता चल जाती है कि बेन का लोकेशन क्या है। माइक तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया था, लेकिन पुलिस वालों ने बेन को फिर से पकड़ लिया होता है। रीटा बच गई थी क्योंकि वो उस टाइम पर वॉशरूम गई हुई होती है और अब बेन फिर से पुलिस वालों की हिरासत में था, लेकिन इस बार बेन को जेल ना लेके जाते हुए उसे व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट के पास लाया जाता है। उन्होंने बेन को बताया कि वो इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी है। दरअसल बेन जब जेल में था तब उसका IQ टेस्ट किया जा रहा था और जब बेन से इस पूरी दुनिया का सबसे टफेस्ट सवाल पूछा गया तब बेन ने उसे बड़ी आसानी से बता दिया था, लेकिन वो सारे सवाल नर्सरी के बच्चों जैसे थे, क्योंकि इस पूरी दुनिया के इंसानों का दिमाग बहुत ही ज्यादा कम था। लेकिन बेन और रीटा तो इतने सालों से चेंबर में ही कैद थे, जिससे कि उनके दिमाग पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। अब वहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाते हैं जो एक पूरे बच्चे की तरह हरकत कर रहे थे। वो एक बॉडी बिल्डर के साथ साथ गे भी होते हैं। प्रेसिडेंट बेन को बहुत ही ज्यादा शाबाशी दे रहे थे और अब अगले मोमेंट में वो अपनी पूरी जनता को बुलाकर एक अनाउंसमेंट करते हैं। प्रेसिडेंट ने कहा कि अब फसलों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास अब दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी मौजूद है और वो है बेन। बेन को ना चाहते हुए भी प्रेसिडेंट के इस मिशन में शामिल होना पड़ता है और अब बेन को कैसे भी करके अपना दिमाग लगाकर खराब हुई फसलों को ठीक करना पड़ेगा। साथ ही साथ बेन ने माइक से पूछ लिया था कि वो टाइम मशीन आखिर कहाँ पर रखी गई है। माइक ने बताया कि टाइम मशीन म्यूजियम में है, इसीलिए बेन बहाना करके म्यूजियम के पास ही वाले फसल को देखने चला जाता है। बेन ने देखा कि वहाँ की पूरी जगह एकदम से बंजर है, उस जगह पर एक भी फसल नहीं उगी थी। लेकिन अब बेन ने माइक से टाइम मशीन तक पहुँचने का मैप ले लिया था, जिसके बाद वो रीटा के साथ बात करने के लिए आगे चला जाता है। दरअसल अब वो दोनों टाइम मशीन की मदद से यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब बेन ने मैप देखा तब उसके अंदर कुछ ज्यादा लिखा ही नहीं था, क्योंकि माइक के पास इतना भी दिमाग नहीं था कि उसे फुल डिटेल वाला मैप देना था। इस वजह से बेन का टाइम मशीन तक पहुंचने का प्लान कैंसिल हो जाता है। अब खेत में आकर बेन को ये पता चला कि वो लोग पानी के बजाय फसलों में एक एनर्जी ड्रिंक डालते हैं। ये एनर्जी ड्रिंक ब्रांडो नाम की एक कंपनी का है। इसी एनर्जी ड्रिंक को सारे इंसान पानी की तरह पीते थे, यानी कि जानवरों से लेकर छोटे बच्चे भी इसे ही पीकर बड़े हुए थे। बेन को फसल ना उगने की असली प्रॉब्लम पता चल जाती है, इसीलिए अब वो अपने कमेटी मेंबर से इस बारे में बात कर रहा था। बेन कहता है कि उन्हें अपनी फसलों में एनर्जी ड्रिंक नहीं बल्कि पानी डालना होगा, लेकिन बाकी मेंबर्स ऐसा कहते हैं कि पानी तो हमारे टॉयलेट से निकलता है और भला कोई टॉयलेट से फसल कैसे उगाएगा। बेन कितना भी बोल रहा था वो लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। तब जाकर बेन आखिर में उन्हें ये बात कहता है कि फसलों ने
मुझे खुद आकर कहा कि उन्हें एनर्जी ड्रिंक नहीं बल्कि पानी चाहिए। अब ये बात सुनने के बाद सारे मेंबर्स कन्विंस हो गए थे क्योंकि उनका दिमाग पूरी तरह बच्चों का था और अब बेन के अकॉर्डिंग पूरी फसल में पानी गिराना स्टार्ट कर दिया गया था। हालांकि कुछ दिनों तक फसल नहीं उगती, लेकिन अब इन सारी चीजों से ब्रांडो कंपनी के शेयर्स काफी नीचे गिरने लगे थे। सभी लोग ब्रांडो कंपनी के एनर्जी ड्रिंक पीना बंद कर देते हैं। इन सारी चीजों से बहुत सारे लोगों की जॉब भी चली गई थी क्योंकि ब्रांडो कंपनी में जो एनर्जी ड्रिंक बनाई जाती थी उसके फैक्ट्री में कई लोग काम करते थे जिससे उनका घर चलता था। लेकिन अब सभी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, जिससे कि एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या बेन से नफरत करने लगी थी। वो सब तो इन सारी चीजों का जड़ बेन को ही मानते थे। इन सारी चीजों की वजह से बेन को फिर से जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि खेत में पानी डालने पर अभी भी कोई फसल उगी नहीं थी और अब यह अनाउंस किया जाता है कि बेन को सजाए मौत दी जाएगी। बेन को एक बैटल ग्राउंड में लाया जाता है जिसमें कि उसे सामना करना पड़ेगा बीस्ट का। बीस्ट के पास अलग अलग टाइप की जानलेवा मशीन्स थी और अब उसका मुकाबला बेन को अकेले ही करना था। लेकिन बीस्ट भी मंद बुद्धि ही होता है, उसने अपनी कार को बिना लड़े क्रैश करा दिया था। लेकिन अब वो लगातार बेन के ऊपर फायर करते जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ रीटा और माइक ने ये नोटिस किया कि खेत में छोटे छोटे पौधे उगने लगे हैं और अब रीटा उग रहे उन सारे पौधों का वीडियो निकालकर प्रेसिडेंट को भेज देती है। वहाँ बैटल ग्राउंड में बीस्ट बेन को मारने ही वाला था, लेकिन जब प्रेसिडेंट ने उन पौधों का वीडियो देखा तब उन्होंने तुरंत बेन को जाकर बचा लिया था और अब बेन को इस अनोखे काम के लिए आजाद कर दिया जाता है। फसल उगने की वजह से प्रेसिडेंट के साथ सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और अब बेन को प्रेसिडेंट ने अपना असिस्टेंट बना लिया था। हालांकि अब बेन और रीटा के पास टाइम मशीन मौजूद होती है जिससे कि वो अपने टाइम लाइन में वापस जा सकें, लेकिन उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि वो हमेशा के लिए यहीं पर रहेंगे क्योंकि बेन अपनी दुनिया में एक बुद्धू था और उसकी कोई अपनी पहचान नहीं थी। लेकिन इस टाइम लाइन में वो पूरी दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बंदा है, इसीलिए अब बेन और रीटा यहीं पर रुककर इकोनॉमी का विकास करने का डिसाइड करते हैं। उन दोनों ने शादी कर ली जिससे कि उनके बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे हुए और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।